यूपी बोर्ड 2026-27 को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए यह निःशुल्क बैच लाया गया है, जिसमें आज मैं आप सभी को कक्षा 11 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा तथा परीक्षा को लेकर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप भी सपना देख रहे हैं 90 प्लस 95 प्लस या उससे अधिक का, तो आप हमारे मंच से जुड़कर अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, यहाँ हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में। और आप यही एक बात और जान लीजिए कि जो सामान्य हिंदी है वह साइंस के बच्चों को पढ़ना है, और भैया किसको पढ़ना है? कॉमर्स के बच्चों को। और किसे पढ़ना है? भैया जो एग्रीकल्चर वाले हैं। कौन है भैया? एग्रीकल्चर वाले। अब आपको पता चल गया कि जो सामान्य हिंदी है वह इन विद्यार्थियों को पढ़ना है। कौन कौन से विद्यार्थी भैया? साइंस वाले विद्यार्थियों को सामान्य हिंदी पढ़ना है, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है? सामान्य हिंदी पढ़ना है। और जो एग्रीकल्चर, इसे कृषि भी कहते हैं कई जगहों पर, जो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं उनको भी सामान्य हिंदी पढ़ना है। तो आप सभी के मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर साहित्यिक हिंदी किसे पढ़ना है ना? विचार आ रहा होगा आप सभी के मन में। साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी किसे पढ़ना है? तो भैया जो हमारे आर्ट वाले विद्यार्थी हैं। कौन वाले भैया? आर्ट वाले। आर्ट जिसे कला कहते हैं ना, कला संकाय। तो जो आर्ट वाले विद्यार्थी हैं उनको साहित्यिक हिंदी पढ़ना है। अब आप सभी के मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि सर हिंदी तो वही होगी। नहीं भैया, हिंदी तो वही होगी, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों को कुछ टॉपिक ज्यादा पढ़ने होंगे, कुछ व्याकरण ज्यादा पढ़ने होंगे, और सामान्य वालों को काफी चीजें कम पढ़नी होती हैं। क्लियर? और अभी आज मैं सामान्य हिंदी के बच्चों के बारे में, जो इनका टॉपिक है, इसके बारे में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो को साहित्यिक हिंदी वाले देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिएगा, अभी नोट्स वगैरह मत बनाइएगा। अभी मैं आप सभी के लिए साहित्यिक हिंदी का एक लेक्चर पाठ्यक्रम वाला अलग से बनाऊंगा, और सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी की चर्चाएं भी मैं अलग अलग करा दूंगा, ताकि साहित्यिक वाले अलग पढ़ें, सामान्य वाले अलग पढ़ें। कुछ लोग होते हैं, है ना, कुछ टीचर होते हैं दोनों को एक ही में मिला के पढ़ा देते हैं। ऐसे में साहित्यिक हिंदी वाला बच्चा कम मात्रा में पढ़ के जाता है तो कहीं ना कहीं परीक्षा में वह मार खा जाता है ना, परीक्षा में उसका घाटा हो जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, साहित्यिक वालों के लिए अलग से और सामान्य वालों के लिए अलग से, और मैं चर्चाएं भी अलग अलग करवाऊंगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, सारी चीजों को यहाँ खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अब तक आपने 70 अंकों का पेपर लिखा या गोला भरा है। अब आपको पूरे के पूरे कितने मिलेंगे भैया? 100 अंकों का आपका पूर्णांक रहेगा। और इस बार भी आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, लेकिन यहाँ पहले खंड का नाम होगा का और दूसरे खंड का नाम होगा खा। अब तक आपने आ और बा खंड को पढ़ा था, है ना? अब यहाँ पर आप का और खा खंड को पढ़ोगे। तो ये बातें लिखी गई है, देख लीजिएगा। जो आपका खंड का है उसमें आपको गद्य पढ़ना है, पद्य पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, और क्या पढ़ना है बच्चा? कहानी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गद्य, पद्य, नाटक और कहानी पढ़ना है आपको खंड का में। और खंड जो का है ये पूरे के पूरे 50 अंकों का होने वाला है। और जैसा कि आप सभी ने पहले से ही इन सब चीजों को पढ़ रखा है, तो आपके 4 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी टाइप के लिख लो। मैं यहां एमसीक्यू लिख दे रहा हूं, है ना। 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी टाइप के बनेंगे। और कहां से बनेंगे भैया? भारतेंदु युग से। और कहां से बनेंगे? द्विवेदी युग से। क्लियर?
चार बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास से बनेंगे। क्लियर, ये हो गया। दूसरा आपका पद्य साहित्य के विकास से बनेगा क्वेश्चन, जिसमें आपको भैया आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है और क्या पढ़ना है भैया, रीति काल पढ़ना है। इसमें इसकी प्रवृत्तियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित कवियों और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चा, चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर, चार क्वेश्चन। तो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल से भी कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, चार क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगर इनमें से क्वेश्चन बनेंगे तो इनकी प्रवृत्तियों को लेकर, इनके महत्वपूर्ण कवि को लेकर या उन कवियों की रचनाओं को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे आपने कक्षा 9 में जो है इस टॉपिक को पढ़ा होगा, है ना, सड़क और यातायात के नियम या सुरक्षा से संबंधित। आपने कक्षा 9 में इसे पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ आसानी से 2 नंबर उठा सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा, आसानी से 2 नंबर को उठा सकते हो। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ो बच्चा। यहां देखो आपको गद्यांश करने होंगे और ये सब आप पीछे भी करते आ रहे हो। यहां आपको जो गद्यांश दिया जाएगा उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे बच्चा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपको यहां पर गद्यांश मिलेगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपके जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरह से आपको 10 नंबर यहां पर मिल जाएगा। फिर आपसे पद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश में भी 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और 2-2 अंक के वो क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 10 अंक आपको यहां पर मिल जाएगा। और ये गद्यांश और पद्यांश वाला खंड बहुत ही आसान होता है। आप अगर एक बार समझ गए तो मजा आ जाएगा और यहां से आप जो है अच्छी तरह से 20 के 20 नंबर उठा सकते हो। इसके कुछ उत्तर जो है आपके गद्यांश में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी आप सिलेबस देखकर बिल्कुल भी मत घबराना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इतनी शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा, इतने मनोरंजन के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको मजा भी आ जाएगा और सारी चीजें याद आ जाएंगी। और आप जब परीक्षा में लिखोगे तो आपको मजा भी आ जाएगा। क्लियर। और यहां पर जो आपने देखा ये 1, 2 और 3 पॉइंट तक, ये सब आपके कैसे रहेंगे भैया, बहुविकल्पीय रहेंगे। कैसे रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कराना चाहूंगा। ये जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास से, ये आपका बहुविकल्पीय रहेगा, ये भी आपका बहुविकल्पीय रहेगा, ये भी आपका बहुविकल्पीय रहेगा। और बाकी ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बच्चा, लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़ो। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय आपने लिखा, आपने लिखना होगा, है ना। अब तक आप क्या पढ़ते आए हो, जीवन परिचय लिखते आए हो, पढ़ते आए हो। अब यहां पर आप साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानोगे, पढ़ोगे और लिखोगे। और इसकी सीमा जो है 80 शब्द होती है। इसके लिए आपको यहां पर 5 अंक मिलेंगे। फिर कोई कवि आपको दे दिया जाएगा, उनका जो है साहित्यिक परिचय आपको देना होगा। इसके लिए भी आपको कितने अंक मिलेंगे बच्चा, 5 अंक मिलेंगे। और यह वाला खंड भी बहुत ही आसान होता है। कवि और लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये बड़ा ही आसान खंड होता है। यहां से भी आप आसानी से 10 अंक उठा सकते हो। और यूपी बोर्ड की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसने जो भी कहा है, जिस तरीके से कहा है वही पूछता है। और जगहों पर आप देखोगे और पेपरों में आप देखोगे सिलेबस कुछ और देता है, पूछता कुछ और है। और ऐसे में बच्चे धोखा खा जाते हैं। लेकिन आपको पूरा A to Z सारी चीजें बताकर पूछ रहा है, फिर भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। क्लियर, ये हो गया, इतना समझ गए। आगे बढ़ो बच्चा। आगे यहां पर आपको कहानी दी जाएगी। क्या बच्चा, कहानी दी जाएगी और उसका सारांश और उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए भी अधिकतम जो सीमा है, शब्द सीमा है, वो 80 शब्द है। और इसके लिए भी आपको कितना अंक मिलेगा बच्चा, 5 अंक मिलेगा।
फिर आपके सिलेबस में नाटक लगा रहेगा, नाटक की कथा वस्तु पूछी जा सकती है आपसे, जो प्रमुख उसमें पात्र होंगे उनका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, इसे भी आपको 80 शब्दों में लिखना होगा और यहां से भी आप 5 अंक उठा सकते हो। और यह दोनों के दोनों खंड बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, एक बार बस आप कहानी पढ़ लो, फिर देखो मजा आ जाएगा, है ना। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मजा ही आना है, तो अभी आप घबराइए मत। और अभी आप सभी के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि सर 80 शब्द कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कितना लिखना होता है ना, जीवन परिचय कितने शब्दों में लिखें या कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, जितने भी डाउट हैं आप सभी अपनी शांति बनाए रखिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सब चीज वहां पर बताऊंगा। फिर बच्चा आपका जो खंड खा है ना, जो खंड का है उसको तो हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया, जो खंड खा है वह भी 50 अंकों का होगा। इसमें आपको संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश और यहाँ पर आपका एक निबंध हो जाएगा, काव्य सौंदर्य के तत्व हो जाएंगे, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण हो जाएगा और पत्र लेखन हो जाएगा। ये सारी चीजें खंड खा में होंगी। और खंड खा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा, है ना। और ये जो 9 है, 9 का कह रहा है कि पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है उस पर आधारित एक संस्कृत गद्यांश आपको दिया जाएगा और उसका आपको क्या लिखना है बच्चा, संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। जब आप संदर्भ लिखोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, और अगर आपने अनुवाद कर दिया है ना, हिंदी में अनुवाद करना है, ध्यान से देख लो, अनुवाद कर देंगे तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के आपको 7 अंक यहां से मिल जाएगा। क्लियर। और फिर आपको संस्कृत पद्यांश दिया जाएगा जिसमें आप संदर्भ लिखोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे और इसका हिंदी में अनुवाद कर दोगे तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ भी आपका 7 अंक बन जाएगा। तो आप जोड़ोगे 7 दूनी 14, 14 नंबर भैया यहाँ से मिल जाए तोहरे सबका। आगे आगे यहां कहा जा रहा है भैया लोकोक्तियां और मुहावरे, इनका अर्थ आपको बताना है और वाक्य में प्रयोग आपको करना है। 1 नंबर लोकोक्ति के हो सकते हैं, 1 नंबर मुहावरे के हो सकते हैं। इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या होगा बच्चा, आपसे 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ये देखो बहुविकल्पी भी दे सकता है और आपसे लिखने के लिए भी कह सकता है, तो किसी भी रूप में कहे। अगर लिखने के लिए कहेगा तो एक ही पूछेगा और 2 नंबर का उसे क्वेश्चन के रूप में गढ़ देगा, और अगर बहुविकल्पी पूछा तो 2 पूछेगा। क्लियर। आगे यहां कहा जा रहा है जो क्रम संख्या 10 है और जो क्रम संख्या 11 है वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से देख लो बच्चा इसे। तो आपसे जो बहुविकल्पीय पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा संधि। संधि में आपको दीर्घ पढ़ना है, गुण पढ़ना है, यण और अयादि पढ़ना है। वहीं अगर साहित्यिक हिंदी वालों की बात करें तो उन्हें लगभग सारी संधियों को पढ़ना होता है। इनमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछा जाएगा जो कि 1-1 नंबरों का रहेगा। इस तरह से संधि से आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान आपको करना होगा, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर आपको संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा में आप आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित का संज्ञा पढ़ोगे। फिर सर्वनाम में आपको सर्व, इदम, यद पढ़ना है। क्या बच्चा, सर्व, इदम, यद। आगे आगे आपको भैया इसमें आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताना होगा और जब आप इसे बता दोगे तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, केवल 2 शब्द पूछा जाएगा आपसे, जिसके लिए आपको 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर वाक्यों में त्रुटि मार्जन जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां, ये जब आप कर लोगे तो यहाँ भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। आगे काव्य सौंदर्य के तत्व, क्या पढ़ना है बच्चा, काव्य सौंदर्य के तत्व। जो सामान्य हिंदी वाले हैं उनको यह खंड
कम मात्रा में पढ़ना होता है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों के लिए लगभग लगभग सारे रस, सारे छंद और यहाँ पर जो अलंकार होता है लगभग लगभग काफी ज्यादा मात्रा में पढ़ने होते हैं, है ना। तो मैंने कहा ही है कि साहित्यिक हिंदी वालों का पाठ्यक्रम में अलग से डिस्कस कराऊंगा। तो बच्चा, काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें रस पढ़ना है और रस में हमारा श्रृंगार हो जाएगा, करुण हो जाएगा, है ना। श्रृंगार में आपका संयोग भी हो जाएगा, वियोग भी हो जाएगा, करुण हो जाएगा, फिर इधर हास्य है, वीर है और शांत है। ये आपसे रस पूछे जाएंगे, इसका लक्षण पूछा जा सकता है, उदाहरण पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, 1+1। और अगला है आपका अलंकार। अलंकार में यहाँ पर आपको शब्द अलंकार पढ़ना है। शब्द अलंकार में आप अनुप्रास पढ़ोगे, यमक पढ़ोगे, श्लेष पढ़ोगे, है ना। तो इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर अर्था अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार पढ़ना है। इतना पढ़ोगे भैया तब 2 नंबर मिलेगा। छंद में आपको मात्रिक छंद पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ोगे चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। क्लियर? इतना पढ़ोगे तो आपको 1+1 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आगे आपको पत्र लेखन भी करना है। क्या करना है भैया? पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको मिलेंगे 2+4 यानी कि 6 नंबर। ये आपका नियुक्ति से संबंधित प्रार्थना पत्र हो सकता है, बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र हो सकता है, साफ सफाई से संबंधित प्रार्थना पत्र हो सकता है। और इसके लिए अभी घबराइएगा मत, मैं आपको 5 या 6 बता दूंगा या उससे भी कम बता दूंगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। निबंध। निबंध एक ऐसा खंड होता है जहां आप बिना पढ़े भी 6 से 7 या 8 यहां तक कि आप 9 के 9 अंक ला सकते हो बिना पढ़े। कुछ निबंध तो ऐसे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें लिखने के लिए, उन्हें समझने समझाने के लिए हमें किसी किताब, गाइड या किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह सबसे आसान खंड होता है। अब तक मैंने जितना बताया उन सब में सबसे आसान खंड जो है निबंध वाला होता है और ये आसानी से आप 9 अंक उठा सकते हो। इसमें भी आपको जो निबंध लिखना है वह विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना, यातायात के नियम वगैरह से संबंधित आप लिख सकते हो। इसके पहले भी आप सभी ने पत्र लिखा है और निबंध लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नया चीज पढ़ रहे हो, आपने पीछे भी इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है। इतना समझ गए? आगे अब यहां पर हम लोग यह जान लेते हैं कि हमें गद्य खंड में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से लेखक को पढ़ना है। तो पहले नंबर पे भैया आपके आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आप सभी यह भी इसके लिए भी मत घबराइएगा कि भैया आपने सरदार पूर्ण सिंह को बाद में बताया, भारतेंदु को पहले रखा। तो देखिए भैया, कई सारी किताबें होती हैं, कई सारे लेखक अलग अलग ढंग से लिखते हैं। तो कुछ जो है गंगा की स्वच्छता को पहले नंबर पे रख देते हैं, पहला टॉपिक यहां से उठा के यहां पे रख देंगे। तो ऐसा अगर होता है तो उसके लिए भी आप सभी को घबराना नहीं है। बस यह देखना है कि ये सारे के सारे टॉपिक आपके पेपर में, आपके किताब में मिल रहे हैं या नहीं। मिल रहे हैं तब ठीक है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। क्लियर? तो इसके लिए भी आप घबराना मत। और जो जितना ज्यादा धैर्य रखे रहेगा वह उतना ही शानदार अपनी परीक्षा में करेगा। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा पढ़े फिर उसके बाद बहुत सारा डाउट क्रिएट करने लगते हैं। अरे भैया, पूरी आप वीडियो को देखो, पूरी चीजों को समझो, उसके बाद आप अगर कुछ पूछते हो तो आप बहुत कम ही पूछोगे। और पता चला वीडियो को तुरंत आपने शुरू किया, उसके बाद सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कौन सा टॉपिक है, आप भौवाले करोगे और कुछ ना करोगे, है ना। तो आइए भैया देख लेते हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका हमें पढ़ना है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। फिर हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। इनका हमें पढ़ना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। क्या पढ़ोगे बच्चा? महाकवि माघ का प्रभात
वर्णन। फिर हमारे सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे, आचरण की सभ्यता पढ़ना है। डॉक्टर संपूर्णानंद का हमें शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना है। फिर हमारे आ जाएंगे घुमक्कड़ शास्त्र वाले राहुल सांकृत्यायन जी, इनका हमें हथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पढ़ना है। फिर हमारे पानीपुरी भाई साहब आ जाएंगे, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो पानीपुरी वाले भाई साहब लिखेंगे गेहूं बनाम गुलाब, का लिखेंगे गेहूं बनाम गुलाब। फिर हमें एक दो टॉपिक जो है अलग से पढ़ने हैं, सड़क सुरक्षा और गंगा की स्वच्छता। ये जो गंगा की स्वच्छता वगैरह है ये आपके निबंध से जुड़ जाएगा और ये आपका बहुविकल्पी है, ये आप जो है कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, तो भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से पढ़ा देंगे। ये तो हमने बात कर लिया था भैया गद्य में। अब हम पढ़ लेते हैं पद्य, है ना, और पद्य को काव्य भी कहते हैं। नहीं तो कहो सर जी आप पद्य बता रहे हैं और ये काव्य लिखा है, तो ऐसा भी ना सोचिएगा। हमें संत कबीरदास की क्या पढ़ना है भैया, साखी पढ़ना है और पदावली पढ़ना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो शायद कबीरदास जी कक्षा 9 में लगे हुए थे। सूरदास सूरदास आपके कक्षा 10 में लगे हुए हैं, इनको भी आप पढ़ के आए हो। तो सूरदास जी का हमें विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास तुलसीदास को भी आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हो, है ना। कबीरदास जी हमारे 9th के हो गए, सूरदास हमारे 10th के हो गए। गोस्वामी तुलसीदास को भी आपने कहाँ पढ़ा भैया, 10th में पढ़ा है, तो आप पहले ही पढ़ के आए हो। इन सब चीजों में, इनके जीवन परिचय वगैरह को लिखने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का हमें यहाँ पर भरत महिमा पढ़ना है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि आदि पढ़ना है। फिर बिहारी, बिहारी को भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इनका हमें पढ़ना है भक्ति एवं श्रृंगार। इसके पहले आपने भक्ति एवं नीति इनसे संबंधित पढ़ा होगा, है ना, तो जीवन परिचय तो इनका याद ही होगा। फिर हमारे महाकवि भूषण जी हो जाएंगे, शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति हमें इनका पढ़ना है। केवल यही कहानी नहीं रुकती, हाँ, जो सामान्य वाले हैं उनकी कहानी यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों को इसके अलावा भी और टॉपिक पढ़ने होते हैं। फिर जो आपकी कथा हो जाएगी, नाटक कहानी, है ना, जो आपकी कथा है, कथा में आपको बलिदान पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, यशपाल का समय, भगवती चरण वर्मा का हमें प्रायश्चित पढ़ना है। और ये जो आपका अनिवार्य संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत में आपको वंदना पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा, वंदना पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, प्रयागः पढ़ना है। और क्या पढ़ना है भैया, सदाचारोपदेशः पढ़ना है। हिमालय, गीतामृतम, लोभा पापस्य कारणम, लोभा पापस्य कारणम, ये आपको अनिवार्य संस्कृत में पढ़ना है। और फिर आपका जो नाटक है, नाटक में यहाँ पहला जो दिखाया जा रहा है वह है कुहासा और किरण। इसके लेखक बच्चा विष्णु प्रभाकर जी हैं। और ये जो कुहासा और किरण है, यहाँ मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, मऊ, अमेठी, अमरोहा, संभल, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के बच्चों को पढ़ना है। कुहासा और किरण, इन बच्चों को पढ़ना है, आप जिलेवार तरीके से देख लीजिए। फिर अगला यहां पर दिया गया है आन का मान, आन की मान। क्या दिया गया है, आन की मान। इसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है भैया, श्री हरिकृष्ण प्रेमी। और वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, कन्नौज, भदोही, संत रविदास नगर, चंदौली, औरैया और कासगंज के बच्चों को पढ़ना है। फिर बच्चा आपका आ जाएगा गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। ये आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, फिरोजाबाद, श्रावस्ती और महराजगंज के बच्चों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गरुड़ ध्वज। आगे सूत पुत्र। ये जो सूत पुत्र है इसके लेखक हैं गंगा सहाय प्रेमी। कौन है भैया, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जो कि सूतपुत्र, प्रयागराज, सहारनपुर,
अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी, शामली, कौशाम्बी और हाथरस के बच्चों को पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा राज मुकुट, जिसके लेखक हैं श्री व्यथित हृदय। क्या है भैया? श्री व्यथित हृदय। कानपुर नगर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, चित्रकूट, कानपुर देहात, संत कबीर नगर और सोनभद्र के बच्चों को पढ़ना है। आशा करता हूं इतनी बातों को आप सभी ने समझ लिया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या आप अपनी परीक्षा वगैरह को लेकर दुविधा में हैं, विषय चयन वगैरह को लेकर दुविधा में हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम यहां से आपको बेहतर निष्कर्ष देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।